हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को टी.एच. ग्रीन के संप्रभुता संबंधी विचार, समान इच्छा संबंधी विचार और टी.एच. ग्रीन द्वारा प्रतिपादित राज्य के कार्य के विषय में मैंने आपको बताया। इस वीडियो में मैं आप लोगों को राज्य के प्रतिरोध का अधिकार, दंड संबंधी विचार, विश्व बंधुत्व एवं युद्ध संबंधी विचारों से आप लोगों को अवगत कराऊंगा। तो आइए चलते हैं टी.एच. ग्रीन के राज्य के प्रतिरोध का अधिकार। जैसा कि टी.एच. ग्रीन राज्य के कार्यों के बारे में बताता है कि राज्य को कौन कौन से कार्य करना चाहिए। वह राज्य को नैतिक बनाना चाहता है। वह कहता है कि राज्य का कार्य होता है कि व्यक्तियों को नैतिक बनाना, और व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों का, विधियों का पालन करे। व्यक्ति राज्य के द्वारा बनाए गए विधियों का पालन करे। तो ग्रीन कहता है कि राज्य का कार्य व्यक्ति द्वारा श्रेष्ठ और नैतिक जीवन व्यतीत करने के लिए मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। यानी कि राज्य का कार्य क्या है? व्यक्ति के नैतिक जीवन के विकास में आने वाले बाधाओं पर बाधा बनना है। यानी कि नैतिक विकास के मार्ग में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं, सभी बाधाओं को दूर करना राज्य का कार्य है। परंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि राज्य इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाता है, राज्य अपने लक्ष्य की पूर्ति कर पाने में असमर्थ होता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के लिए राज्य के हित में ही उसके कार्यों का विरोध करना आवश्यक हो जाता है। तो ग्रीन कहता है कि तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के लिए राज्य के हित में ही राज्य का विरोध करना आवश्यक हो जाता है, जब राज्य व्यक्ति के हितों की अनदेखी करता है, समाज कल्याण की अनदेखी करता है। ग्रीन राज्य का विरोध करने के विपक्ष में भी नागरिकों को कई प्रकार की चेतावनी देता है। वह इस बात पर बल देता है कि राज्य का विरोध करने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि राज्य स्वयं अधिकारों का निर्माता है। राज्य स्वयं अधिकारों का निर्माता है। वह कहता है कि राज्य का विरोध केवल इसलिए नहीं किया जा सकता है कि राज्य की विधियां मानव प्रकृति की विरोधी हैं। यानी कि राज्य का विरोध हम इसलिए नहीं कर सकते हैं कि राज्य जो कानून बनाता है, जो नियम बनाता है, वह मनुष्य के विरोधी हैं। वह कहता है कि राज्य की आज्ञा का उल्लंघन केवल इस आधार पर भी नहीं हो सकता है कि राज्य द्वारा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में उल्लंघन किया गया हो, राज्य ने किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया हो। तो इस आधार पर भी हम राज्य का विरोध नहीं कर सकते हैं। ग्रीन कहता है कि समाज में नवीन परिस्थितियां उत्पन्न होने के कारण या समाज हित की आवश्यकता के कारण यदि राज्य व्यक्ति के स्वतंत्रता पर कड़ा नियंत्रण कर दे, तो भी व्यक्तियों को राज्य का विरोध का अधिकार नहीं है। यानी कि राज्य कितना भी कड़ा से कड़ा कानून बना दे, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित कर दे, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दे, तो भी राज्य के प्रतिरोध का अधिकार व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। क्योंकि जितने भी अधिकार दिए गए हैं, यानी व्यक्तियों को जितने भी अधिकार दिए गए हैं, वह समाज का निर्णय है। वह सामाजिक निर्णय है कि वह सामान्य हित के लिए उपयोगी हैं। यानी कि राज्य के द्वारा जो भी अधिकार बनाए जाते हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं, वह समाज का निर्णय होता है। समान इच्छा होती है, और समान इच्छा यह जानती है कि यह व्यक्ति के लिए उपयोगी है। इसलिए राज्य के द्वारा अधिकार सृजित किए जाते हैं, व्यक्तियों को दिए जाते हैं। तो इस तरह से ग्रीन सामान्य परिस्थितियों में राज्य का विरोध करने का अधिकार व्यक्तियों को प्रदान नहीं करता है। केवल विशेष परिस्थितियों में ही राज्य का विरोध करने का अधिकार वह देता है। विशेष परिस्थितियों में अधिकार उपलब्ध करता है राज्य का विरोध करने के लिए। ग्रीन व्यक्ति को विशेष परिस्थितियों में ही राज्य का विरोध करने का अधिकार देता है। वह कहता है कि एक व्यक्ति के पास यह अधिकार नहीं है कि वह राज्य का विरोध करे। एक व्यक्ति के स्वतंत्रता में हनन होता है या अधिकारों में हनन होता है, तो यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति के द्वारा राज्य का विद्रोह किया जाए या कुछ व्यक्तियों के द्वारा राज्य का विद्रोह किया जाए। बल्कि ग्रीन कहता है बल्कि राज्य का प्रतिरोध यह उसी समय करना चाहिए जब पूरी जनता इसके लिए तैयार हो, या जनता का अधिकांश भाग इसके लिए तैयार हो। और अधिकांश भाग इस बात की पुष्टि करता है कि राज्य के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, राज्य के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, या राज्य के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, वह गलत है, वह नैतिकता का विरोधी है। तो इस आधार पर नागरिकों के द्वारा राज्य का विरोध करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो राज्य का जो विरोध किया जाए, उस विरोध से जनता में सार्वजनिक हितों में वृद्धि होगी। सार्वजनिक जो हित होंगे उनकी वृद्धि होगी, सार्वजनिक हितों की वृद्धि होगी।
सार्वजनिक हितों की वृद्धि होगी, जन कल्याण होगा, लोगों का नैतिक विकास होगा, तभी राज्य का विरोध करना चाहिए, अन्यथा किसी भी परिस्थिति में राज्य का विरोध नहीं करना चाहिए। ग्रीन नागरिकों को या राज्य की जनता को अनेक प्रकार की चेतावनी देता है और सामान्य हित की सिद्ध के आधार पर ही वह व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान करता है। ग्रीन सामान्य हित के अभिवृद्धि के आधार पर ही यह व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करता है कि वह राज्य का विरोध करें। ग्रीन ये चाहता है कि राज्य का विरोध करने के पूर्व वह उसके संभावित परिणामों के बारे में सोच विचार करके ही प्रयोग करें। यानी कि जब राज्य का विद्रोह करना चाहिए तो हमें संभावित परिणाम का सोच विचार करने के उपरांत ही राज्य का विरोध करना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि राज्य का विरोध करने से अराजकता उत्पन्न हो जाएगी, कहीं अराजकता न उत्पन्न हो जाए या सामाजिक हितों को खतरा न उत्पन्न हो जाए। और जब अराजकता उत्पन्न होगी, सामान्य हित को खतरा उत्पन्न होगा, तो यह एक बहुत ही भयंकर बात होगी, जो सामान्य हित का विरोध करने वाली होगी। तो इस तरह से ग्रीन जो होता है, इस तरह से ग्रीन विशेष परिस्थितियों में ही व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार देता है। वह कहता है कि व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि उसके विद्रोह करने से कहीं अराजकता न उत्पन्न हो, कहीं लोगों का विनाश न हो, कहीं राज्य का विनाश न हो। विद्रोह तभी करना चाहिए जब सकारात्मक परिणाम मिले या हमको यह अनुभव हो जाए कि राज्य का विरोध करने पर हमें सकारात्मक परिणाम मिलेगा, या हमारे जनता के इच्छाओं का पालन होगा, या सामान्य इच्छा यही चाहती है कि राज्य का विरोध हो जाए, या फिर जनता के हितों की अभिवृद्धि हो, जन कल्याण हो, नैतिक विकास के लिए परिस्थितियां उत्पन्न हो। तो इसी स्थिति में राज्य का विरोध करना चाहिए, अन्यथा किसी भी स्थिति में राज्य का विरोध नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं अब दंड संबंधी विचार। ग्रीन कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के उचित अधिकारों का हनन करता है तो राज्य को उसको दंड देना चाहिए। ग्रीन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के अधिकारों में और स्वतंत्रता में इंटरफियर करता है या हस्तक्षेप करता है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? दंडित किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है उस व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए। और दंड देना राज्य का एक सर्वमान्य अधिकार है। दंड देना राज्य का अधिकार है, जिसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक सदस्य की नैतिक इच्छा की कार्य करने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता को सुरक्षित करना है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी नैतिक इच्छा के अनुसार कार्य करता रहे और उसकी नैतिक इच्छाओं की सुरक्षा होती रहे। तो यह आवश्यक कार्य है कि जो अनैतिक व्यक्ति हैं उसको दंड दिया जाए। चूंकि दंड देना राज्य का अधिकार है और इस अधिकार के बावजूद भी विभिन्न विद्वानों में मतभेद हैं। दंड के प्रक्रिया को लेकर, दंड के स्वरूप को लेकर विभिन्न विचारकों में यह मतभेद है कि राज्य के द्वारा किस प्रकार का दंड दिया जाना चाहिए। कुछ चिंतक उसका उद्देश्य प्रतिशोधात्मक बताते हैं, तो कुछ चिंतक उसका उद्देश्य प्रतिरोधात्मक बताते हैं, तो कुछ चिंतक उसका उद्देश्य सुधारात्मक बताते हैं। यानी कि दंड के जो 3 सिद्धांत हैं, एक है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत और सुधारात्मक सिद्धांत। यह तीन सिद्धांत दंड के प्रचलित हैं। प्रतिशोधात्मक दंड सिद्धांत, प्रतिरोधात्मक दंड सिद्धांत और सुधारात्मक दंड सिद्धांत। विभिन्न विचारकों की अलग अलग राय हैं। कुछ व्यक्ति ये मानते हैं कि दंड का स्वरूप प्रतिशोधात्मक होना चाहिए, कुछ का यह मानना है कि दंड का स्वरूप प्रतिरोधात्मक होना चाहिए, कुछ का यह मानना है कि दंड का स्वरूप सुधारात्मक होना चाहिए। ग्रीन इन तीनों का समन्वय करता है। ग्रीन इन तीनों सिद्धांतों का समन्वय करता है और कहता है कि यह तीनों उद्देश्य होने चाहिए, यह तीनों उद्देश्य दंड के होने चाहिए। वह कहता है कि दंड प्रतिशोधात्मक इस दृष्टि से होना चाहिए कि उससे अपराधी के मन में यह भावना उत्पन्न होती है कि दंड उसके किए गए कर्म का प्रतिफल है।
दंड यानी कि प्रतिशोधात्मक इस स्वरूप में होना चाहिए ताकि अपराधी के मन में यह भावना उत्पन्न हो कि जो दंड उसको मिला है वह उसके किए गए कर्मों का फल है। यानी कि प्रतिशोधात्मक सिद्धांत क्या होता है कि जैसे कि खून का बदला खून, आंख का बदला आंख, तो दंड का स्वरूप इस तरह से होना चाहिए कि जो व्यक्ति किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाता है तो उसका भी नुकसान होना चाहिए ताकि उसको आभास हो कि यह उसके द्वारा किए गए नुकसान का फल है। तो इस तरह से ग्रीन प्रतिशोधात्मक दंड सिद्धांत को भी समर्थन करता है। फिर वह कहता है कि प्रतिरोधात्मक दंड सिद्धांत यानी कि प्रतिरोधात्मक, वह कहता है कि प्रतिरोधात्मक इस दृष्टि से होना चाहिए कि उसे समाज में अपराध के प्रति भय उत्पन्न हो। प्रतिरोधात्मक सिद्धांत क्या होता है कि यानी कि किसी व्यक्ति को ऐसा दंड दिया जाए कि समाज में प्रतिरोध का मतलब होता है रोकना, यानी कि अपराध को रोकना। किसी एक अपराधी को इस प्रकार से दंड दिया जाए कि पूरे समाज में भय उत्पन्न हो जाए और कोई भी व्यक्ति अपराध करने से डरे, अपराध करने के पूर्व वह 100 बार सोचे कि यदि वह ऐसा अपराध करेगा तो इसका भयंकर परिणाम होगा, उसको दंडित किया जाएगा, भयंकर दंड दिया जाएगा। तो प्रतिरोधात्मक इस दृष्टि से होना चाहिए कि उसे समाज में अपराध के प्रति भय की भावना का संचार हो, जिससे कि अन्य व्यक्ति अपराध करने की मनोवृत्ति त्याग दें। तो ग्रीन प्रतिरोधात्मक दंड सिद्धांत का भी समर्थन करता है। और वहीं ग्रीन सुधारात्मक दंड सिद्धांत का भी समर्थन करता है। वह सुधारात्मक इस दृष्टि से होता है कि उसे अपराधी के हृदय में अपने आप को सुधारने की भावना जागृत होती है। यानी कि ग्रीन कहता है कि अपराधी को इस प्रकार दंड दिया जाना चाहिए, उसको अपनी गलती का एहसास हो और दोबारा गलती न करे, वह अपनी गलती को दूर करे और अपने अंदर सुधार पैदा करे कि वह भविष्य में अपराध नहीं करेगा। तो इस तरह से ग्रीन तीनों सिद्धांतों का समर्थन करते हुए अंततः प्रतिरोधात्मक या निवारणात्मक स्वरूप पर अधिक बल देता है। यानी कि दंड के प्रतिरोधात्मक, इसको निवारणात्मक भी कहते हैं, निवारणात्मक स्वरूप पर अधिक बल देता है। वह कहता है कि दंड का ध्येय अधिकारों के उल्लंघन को रोकना है। दंड का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जो व्यक्ति लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसको रोका जा सके, वह उल्लंघन न करे, तथा अधिकारों और कर्तव्यों की उस व्यवस्था को सुरक्षित रखना जो जीवन के उच्चतम नैतिक आदर्श की प्रगति के लिए आवश्यक होती है। यानी कि व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए जो अवस्था आवश्यक होती है उस अवस्था की प्राप्ति सबको सुलभ कराना और उस अवस्था नैतिक विकास के मार्ग में आने वाले बाधाओं को हटाना यह राज्य का कर्तव्य होता है। नैतिक विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाना यह राज्य का कर्तव्य होता है। अतः जो व्यक्ति ऐसा कार्य करें उनको राज्य के द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। इस प्रकार ग्रीन यह प्रतिपादित करता है कि दंड का उद्देश्य व्यक्ति के नैतिक विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। दंड का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति के नैतिक विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करना है और व्यक्तियों को स्वतंत्र वातावरण, उपयुक्त वातावरण या स्वतंत्र और उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान करना है जिसमें वह अपना आत्मिक विकास कर सकें, साथ ही साथ दंड का उद्देश्य यह होना चाहिए कि व्यक्ति को यह पता चले कि जो उसने अपराध किया है, जो उसको दंड मिला है, व्यक्ति को यह पता चले कि जो उसको दंड मिला है यह उसके कर्मों का फल है। यह कार्य दंड के प्रतिरोधात्मक स्वरूप से भी सिद्ध हो सकता है। यानी कि जो प्रतिरोधात्मक सिद्धांत होता है उससे उसका असर सभी लोगों के ऊपर पड़ता है, समाज के ऊपर भी पड़ता है और अपराधी के ऊपर पड़ता है। अपराधी को जब इसमें दंड दिया जाता है तो उससे उसको ज्ञान हो जाता है कि वह जो किया है वह उसके कर्मों का फल है। साथ ही साथ उस दंड को देखकर जो समाज भी भयभीत हो जाता है कि वह भी अगर कोई कार्य करेगा तो इस प्रकार का दंड उसको मिलेगा। ग्रीन के दंड संबंधी विचारों को देखते हुए बारकर महोदय कहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से दंड अधिकारों की विरोधी शक्ति को रोकने वाली एक शक्ति है। यह दंड क्या है? एक प्रकार की शक्ति है जो अधिकारों का विरोध करते हैं उनको दंडित करने के लिए एक शक्ति है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसकी मात्रा उसके अनुपात में होनी चाहिए, यानी कि जिस अनुपात में अपराध किए जाए उसी अनुपात में लोगों को दंड भी दिया जाए।
और इसका जो मापदंड है उन लोगों का विनाश करना होना चाहिए जो लोग बाधा उत्पन्न करते हैं, जो लोग बाधा उत्पन्न करते हैं, जो लोग अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हैं, अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हैं। तो अधिकार और स्वतंत्रता में जो बाधा उत्पन्न करता है उस व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ग्रीन प्रतिरोधात्मक या निवारणात्मक दंड सिद्धांत पर अधिक बल देता है। अब आइए चलते हैं विश्व बंधुत्व एवं युद्ध संबंधी विचार। जैसा कि आपने विश्व बंधुत्व या अंतर्राष्ट्रीयवाद और युद्ध के संबंध में हीगल को भी पढ़ा था। हीगल अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थक नहीं था, हीगल अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थक नहीं था, वह युद्ध का समर्थन करता है, वह हीगल राष्ट्र राज्य का समर्थन करता है। लेकिन यहाँ पर टी.एच. ग्रीन, चूँकि हीगल भी आदर्शवादी विचारक है, टी.एच. ग्रीन भी आदर्शवादी विचारक है, तो जहाँ हीगल अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध करता है, वह राष्ट्र राज्य का समर्थन करता है, युद्ध का समर्थन करता है, वहीं टी.एच. ग्रीन युद्ध का समर्थन नहीं करता है, वह युद्ध का निषेध करता है, वह अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थन करता है, वह विश्व बंधुत्व की धारणा में विश्वास रखता है। ग्रीन कहता है कि कुछ लोग युद्ध को नैतिक जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानकर उसे राज्य का पूर्व अधिकार घोषित कर सकते हैं, यानी कि यह राज्य का पहले से ही अधिकार है। युद्ध जो है नैतिक जीवन के लिए आवश्यक है। अन्याय का प्रतिकार करने के लिए उसे अनिवार्य साधन मानकर उसके प्रयोग को लोग उचित ठहराते हैं। कुछ लोग अन्याय का प्रतिकार करने के लिए उसे अनिवार्य साधन मानकर उसके प्रयोग को उचित ठहराते हैं, परंतु ग्रीन इससे सहमत नहीं है। ग्रीन इससे सहमत नहीं है क्योंकि किसी भी हालत में इसका प्रयोग किया जाए, क्योंकि किसी भी हालत में यदि युद्ध का प्रयोग किया जाए तो यह व्यक्ति के अधिकारों का हनन करने वाला ही होता है, चाहे वह राज्य का विषय हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीयवाद का विषय हो, यह लोगों के अधिकारों का हनन करने वाला होता है। इसलिए ग्रीन के अनुसार इसे अधिक से अधिक राज्य का एक सापेक्ष अधिकार मानकर उसे किसी पूर्ण विद्यमान बुराई को दूर करने के लिए एक आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। यानी कि युद्ध आवश्यक नहीं है, लेकिन राज्य के लिए एक आवश्यक बुराई के रूप में विभिन्न बुराइयों को दूर करने के लिए इसे एक आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। परंतु ग्रीन कहता है कि फिर भी यह एक अपराध माना जाएगा, यानी कि राज्य के द्वारा जब युद्ध किया जाएगा अधर्मियों के विनाश करने के लिए या आतताइयों के विनाश करने के लिए, तो फिर भी यह युद्ध ही है, इसे नरसंहार ही होता है। अतः ग्रीन के अनुसार राज्य द्वारा युद्ध को चाहे न्याय संगत और रक्षात्मक दृष्टिकोण से प्रेरित होकर ही प्रयोग में क्यों न लाया जाए, वह हर दृष्टि से अनुचित ही होता है। यानी कि युद्ध हर दृष्टि से अनुचित ही होता है, चाहे राज्य अपनी रक्षा के लिए लड़े, चाहे वह अनैतिक व्यक्तियों को या अनैतिक राष्ट्रों के विनाश के लिए वह युद्ध लड़े, वह अंत में युद्ध ही माना जाएगा। यानी कि वह हर दृष्टि से अनुचित ही होता है। ग्रीन युद्ध को केवल एक आवश्यकता के रूप में ही स्वीकार करता है। इस दृष्टि से उसे नैतिक अपराध मानते हुए भी वांछनीय मानता है तथा युद्ध के समर्थन में हीगल द्वारा दी गई मान्यताओं का खंडन करता है तथा युद्ध के संबंध में हीगल द्वारा दी गई तर्कों का या मान्यताओं का खंडन करता है। ग्रीन कहता है कि हीगल की युद्ध की युद्ध की मान्यता के संबंध में यह तथ्य पूर्णतः गलत है कि सैनिक अपने प्राणों का स्वेच्छा से बलिदान करते हैं। सैनिक, जैसा कि हीगल कहता है कि सैनिक अपने प्राणों का स्वेच्छा से बलिदान करते हैं, ग्रीन इससे सहमत नहीं है। वहीं ग्रीन कहता है कि सैनिक सेना में रहकर भी नैतिक उत्थान करते हैं और अपने जीवन के अधिकार को अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। इसी में उनका नैतिक उत्थान निहित होता है। युद्ध उनके इस अधिकार का हनन करता है और युद्ध उनके नैतिक विकास के मार्ग को अवरुद्ध करता है। इस दृष्टि से युद्ध को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। ग्रीन कहता है कि युद्ध के समर्थन में यह भी कहना गलत है कि उससे मनुष्यों में शूरवीरता का संचार होता है और आत्म बलिदान की भावनाओं का विकास होता है और वह निस्वार्थ भाव से कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। यह भी इससे नहीं कहा जा सकता है। ग्रीन हीगल के इस तर्क का खंडन करते हुए कहता है कि यह कहने वाले लोग इतने संकीर्ण दृष्टि वाले तथा स्वार्थी प्रतीत होते हैं कि उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वे अपने चारों ओर समाज में निस्वार्थ बुद्धि से किए जाने वाले कार्यों को देख सकें। यानी कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि युद्ध से शूरवीरता का संचार होता है, युद्ध से आत्म बलिदान का संचार होता है, ग्रीन इन तर्कों का खंडन करता है। खंडन करते हुए वह कहता है कि यह कहने वाले लोग इतने संकीर्ण दृष्टि वाले होते हैं, स्वार्थी होते हैं
और उनमें यह क्षमता नहीं होती है कि वह अपने चारों ओर समाज में निस्वार्थ बुद्धि से किए गए कार्यों को देख सकें। उनके अंदर क्षमता नहीं होती कि वो समाज में देख सकें कि समाज के लोग निस्वार्थ रूप से कार्य करते हैं। हीगल कहता है कि युद्ध से अनेक लाभ होते हैं, परंतु ग्रीन कहता है कि लाभ शांति के माध्यम से भी हो सकता है। युद्ध से अनेक लाभ होते हैं, युद्ध से अनेक लाभ हो सकते हैं, लेकिन लाभ शांति के माध्यम से भी हो सकता है। हम किसी भी समस्या को समाधान युद्ध के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन शांति के माध्यम से भी युद्ध की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। हीगल के अनुसार युद्ध से व्यक्ति में देशभक्ति का संचार होता है, राष्ट्रीयता की भावनाएं जागृत होती हैं। जबकि ग्रीन कहता है कि यह सत्य नहीं है, क्योंकि उससे देश में जो देशभक्ति और राष्ट्रीयता पैदा की जाती है वह दूसरे देश के प्रति द्वेषपूर्ण और हिंसायुक्त होती है। इसलिए उनका स्तर बहुत ही छिछला और निम्न कोटि का होता है। यानी कि हम तो अपने देश के प्रति देशभक्ति पैदा करते हैं, राष्ट्रभक्ति पैदा करते हैं और राष्ट्रीयता की भावना पैदा करते हैं, लेकिन दूसरे देश में जब हम आक्रमण करते हैं तो वह आक्रमण क्या होता है? द्वेषपूर्ण होता है, हिंसापूर्ण होता है। तो ऐसी सोच रखने वाले लोग बहुत ही निकृष्ट कोटि के होते हैं। इस तरह से ग्रीन हीगल की तरह न तो राष्ट्रीय राज का समर्थन करता है, न तो युद्ध का ही समर्थन करता है। उसके अनुसार, ग्रीन के अनुसार, युद्ध संगठित हत्याकांड के अलावा और कुछ नहीं है। ग्रीन कहता है कि जो युद्ध है वह एक संगठित सुनियोजित हत्याकांड है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जैसा कि वेपर कहते हैं कि ग्रीन के युद्ध संबंधी विचार हीगल से अलग करने वाली सबसे चौड़ी खाई है। यानी कि हीगल और ग्रीन में समानताएं हैं, लेकिन युद्ध और अंतर्राष्ट्रीयवाद पर या विश्व बंधुत्व को लेकर दोनों की धारणाएं अलग अलग हैं। एक चौड़ी खाई है जो हीगल और ग्रीन को अलग करती हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि टी.एच. ग्रीन भी आदर्शवादी विचारक है और हीगल भी आदर्शवादी विचारक है। कुछ समस्याओं को लेकर दोनों में समानताएं भी देखने को मिलती हैं, असमानताएं भी देखने को मिलती हैं। जहाँ ग्रीन व्यक्तिवादी है वहीं हीगल राज्यवादी है। ग्रीन व्यक्ति को अधिकार प्रदान करता है और व्यक्ति को विरोध करने का भी अधिकार देता है, जबकि हीगल पूर्णतः राज्यवादी है। वह राष्ट्र राज्य का समर्थक है, वह व्यक्ति को अधिकार नहीं देता है। वह कहता है कि व्यक्ति का अपना अलग से व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि व्यक्ति का व्यक्तित्व राज्य के अंतर्गत ही विलीन हो जाता है। ग्रीन राज्य के कार्य को निषेधात्मक मानता है और कहता है कि राज्य को व्यक्ति के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जबकि हीगल कहता है कि राज्य व्यक्ति की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, राज्य व्यक्ति के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। हीगल राज्य को निरंकुश मानता है, जबकि ग्रीन उसे सामान्य इच्छा का प्रतीक मानता है। हीगल कहता है कि व्यक्ति की सच्ची स्वतंत्रता तभी निहित होती है जब वह राज्य की आज्ञाओं का पालन करे। ग्रीन नैतिक विकास की दृष्टि से राज्य के आदेशों को मानने का पक्षधर होता है। हीगल कहता है कि राज्य की आज्ञाओं को आदर्श मानकर उसका पालन करना चाहिए, यही सच्ची स्वतंत्रता है। ग्रीन नैतिक विकास की दृष्टि से ही राज्य के आदेशों को मानने का पक्षधर होता है। ग्रीन नैतिक विकास की दृष्टि से ही राज्य के आदेशों को पालन करने का पक्षधर होता है। हीगल जहां युद्ध का समर्थन करता है, ग्रीन वहां युद्ध का समर्थन नहीं करता है, वह अंतर्राष्ट्रीय शांति का समर्थन करता है। ग्रीन विश्व बंधुत्व का विचार देता है। वह कहता है कि सभी लोगों को सभी राष्ट्रों को आपस में भ्रातृत्व का भाव रखना चाहिए, लेकिन हीगल अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थन नहीं करता है, वह केवल राष्ट्र राज्य का समर्थन करता है। तो इस तरह से हीगल और ग्रीन के विचारों में काफ़ी अंतर देखने को मिलते हैं। यह जो वीडियो मेरा है यह टी.एच. ग्रीन से संबंधित पार्ट 3 होगा। इसमें मैं टी.एच. ग्रीन को समाप्त किया। अब अगला वीडियो होगा कार्ल मार्क्स लीनियस पर। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।